तो हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने बीएसटीसी एग्जाम 2026 की शिक्षण अभिरुचि की इस क्लास में, जिसमें आज हमें वो अभिप्रेरणा टॉपिक के 50 एमसीक्यू करने वाले हैं और नए वाले प्रश्न है, नए पैटर्न पर है। और इसको करने के बाद में है वो फिर इसके अगले जो 50 प्रश्न है वो आपको कल है वो मिलेंगे। तो लगातार क्लास में बने रहिएगा और अंत में आपके कितने सही होते हैं 50 में से वो आपको बताना है, ठीक है। और इन नए प्रश्न के साथ साथ में आपके जो भी पुराने जो प्रश्न हैं एग्जाम में पूछे गए हैं वो भी आपको वो याद रखने हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। एक आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार को आरंभ करने तथा बनाए रखने में मदद करती है वह क्या कहलाती है? यानी एक आंतरिक और मानसिक दशा जो किसी व्यवहार को आरंभ करने तथा बनाए रखने में मदद करती है वह क्या कहलाती है? अभिक्षमता, अभिवृत्ति या फिर अभिप्रेरणा या फिर अभिसंचित। तो एक आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार को आरंभ करने तथा बनाए रखने में जो मदद करती है वो आपकी क्या कहलाती है? अभिप्रेरणा कहलाती है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा वर्णित होती है, पहला है ज्ञानात्मक जागृति द्वारा या फिर भावात्मक जागृति द्वारा या फिर दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो अभिप्रेरणा है वो वर्णित होती है हमेशा भावात्मक जागृति द्वारा। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी कार्य को आरंभ करने तथा जारी रखने और नियंत्रित रखने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? यानी कोई भी कार्य होता है उसको आरंभ करने, जारी रखने और नियंत्रित रखने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? अधिगम, चयन, अभिगम या फिर अभिप्रेरणा। तो किसी भी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियंत्रित रखने की जो प्रक्रिया है वो आपकी अभिप्रेरणा कहलाती है। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, अभिप्रेरणा एक वह प्रक्रिया नहीं है जो अभिप्रेरणा एक वह प्रक्रिया नहीं है जो पहला ऑप्शन है व्यवहार को अर्जित करती है और उसे जारी रखती है, दूसरा है व्यवहार को निर्देशित और नियंत्रित रखती है, या फिर व्यवहार को प्रत्यक्ष अवलोकनीय बनाती है, व्यवहार को लक्ष्याभिमुख करती है। अभिप्रेरणा एक वह प्रक्रिया नहीं है जो क्या है? व्यवहार को प्रत्यक्ष अवलोकनीय बनाती है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिगम तक पहुंचने के राजमार्ग को क्या कहते हैं? अधिगम तक पहुंचने का जो राजमार्ग होता है उसे क्या कहते हैं? पहला है उद्दीपन, यहाँ पर प्राणवीयता, ठीक है, प्राणवीयता या फिर संवेदना या फिर अभिप्रेरणा। अधिगम तक पहुंचने का जो राजमार्ग होता है वो आपका अभिप्रेरणा कहलाती है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अभिप्रेरणा के वे आंतरिक तथा मनोवैज्ञानिक दशाएं, यानी अभिप्रेरणा है वो वह आंतरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। तो ये कथन किसने किया था? किसने कहा था कि अभिप्रेरणा वह आंतरिक तथा मनोवैज्ञानिक दशा है जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। ये कथन किसने कहा था? मैकडूगल ने कहा था, क्रो ने कहा था, सोरेनसन ने कहा था या फिर वुडवर्थ ने कहा था? बिल्कुल ये कथन है आपका मैकडूगल ने कहा था। आपको इस बात को भी याद रखना है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, अभिप्रेरणा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है? इनमें से कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है जो अभिप्रेरणा को दर्शाता है? पहला ऑप्शन है रीता ऊर्जित है, उसका लक्ष्य उच्च लक्ष्य निर्धारित करती है और यथेष्ट प्रयासों को बनाए रखती है और कक्षा में ए ग्रेड प्राप्त कर लेती है, या फिर मानसी आने वाले विद्यालय के वर्ष के विषय में भावुक है और अच्छा करना चाहती है, कविता जो करना चाहती है उसमें अपना ध्यान निर्देशित करने में अच्छी है, या फिर अगर मैं बात करूं तो निशा मेहनती है और अपने शैक्षिक कार्य के विषय में धनात्मक भावनाएं अनुभव करती है। तो अभिप्रेरणा क्या है? इनमें से कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है वो अभिप्रेरणा का है? तो वह रीता ऊर्जित है, उच्च लक्ष्य निर्धारित करती है और उसको प्रयासों को बनाए रखती है उसे पाने के लिए और कक्षा में ए ग्रेड प्राप्त करती है। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पर भी क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, अभिप्रेरणा एंड मोटिवेशन शब्द का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन है रोकना या फिर चलना या गतिशील करना या फिर डराना या फिर भूलना। अभिप्रेरणा का शब्द का अर्थ बताना है आपको। अभिप्रेरणा शब्द का अर्थ है वो है चलना और गतिशील रहना है, गतिशील करना। तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा का प्रमुख कार्य क्या है? अभिप्रेरणा का प्रमुख कार्य है, पहला ऑप्शन है व्यवहार को कमजोर करना, व्यवहार को शुरू करना, बनाए रखना, केवल पुरस्कार देना या फिर केवल दंड देना। तो अभिप्रेरणा का कार्य क्या होता है? व्यवहार को शुरू करना और बनाए रखना। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है 10वां, अभिप्रेरणा व्यवहार को किस दिशा में ले जाती है? अभिप्रेरणा है वो व्यवहार को किस दिशा में ले जाती है? पहला ऑप्शन है लक्ष्यहीन, लक्ष्याभिमुख, निष्क्रिय या अनिश्चित। अभिप्रेरणा व्यवहार को किस दिशा में ले जाती है? तो अभिप्रेरणा व्यवहार को हमेशा लक्ष्याभिमुख है वो दिशा में ले जाती है। तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा किस प्रकार की अवस्था मानी जाती है? पहला ऑप्शन है बाह्य शारीरिक, आंतरिक मानसिक या फिर
केवल सामाजिक या फिर केवल आर्थिक अभिप्रेरणा किस प्रकार की अवस्था मानी जाती है? तो हमेशा केवल कैसी मानी जाएगी? अभिप्रेरणा हमेशा आंतरिक और आंतरिक मानसिक अवस्था मानी जाती है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, मोटिवेशन शब्द मोटिवेशन का संबंध किस से अधिक है? मोटिवेशन का संबंध है वो किससे अधिक है? पहला ऑप्शन केवल पुस्तक से, केवल शिक्षक से, व्यक्ति के भीतर की शक्ति प्रेरणा से, या फिर केवल परीक्षा से। मोटिवेशन का संबंध किससे अधिक है? वो है व्यक्ति के भीतर की शक्ति प्रेरणा से, वो सबसे संबंध अधिक है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा के बिना व्यवहार अधिक प्रभावी हो जाता है, दिशा और ऊर्जा नहीं पाता, हमेशा सही होता है, या फिर तेज हो जाता है। अभिप्रेरणा के बिना व्यवहार कैसा होता है? तो दिशा और ऊर्जा नहीं पाता है। तो याद रखना, अभिप्रेरणा के बिना व्यवहार है वो दिशा और ऊर्जा नहीं पाता है। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा में शामिल प्रमुख तत्व कौन से हैं? अभिप्रेरणा में शामिल प्रमुख तत्व दिशा, ऊर्जा, लक्ष्य है उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, जो विद्यार्थी लक्ष्य निर्धारित करके निरंतर प्रयास करता है वह दर्शाता है भय को, प्रेरणा, अभिप्रेरणा को, उदासी को, या आलस्य को। बिल्कुल जो विद्यार्थी लक्ष्य निर्धारित करके निरंतर प्रयास करता है वो प्रेरणा और अभिप्रेरणा को दर्शाता है। तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, अभिप्रेरणा सीखने का सुपर राजमार्ग है, ये कथन किसने कहा था? कि अभिप्रेरणा है वो सीखने का सुपर राजमार्ग है, ये कथन किसने कहा था? मार्शलो ने कहा था, थॉमसन ने कहा था, गैरेट ने कहा था, स्किनर ने कहा था। किसने कहा था? तो ये आपका है वो किसने कहा था? गैरेट ने कहा था। तो आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा सामान्य क्रियाकलापों का प्रभाव है जो प्राणी के व्यवहार को उत्तेजित और निर्देशित करता है, ये कथन किसने कहा था? जॉनसन ने, बूथ ने, ब्राउन ने, उपयुक्त में से कोई नहीं। अभिप्रेरणा सामान्य क्रियाकलापों का प्रभाव है जो प्राणी के व्यवहार को उत्तेजित निर्देशित करता है, ये कथन किसने कहा था? ये कथन आपका किसने कहा था? तो ये कथन आपका कहा था, वो कहा था जॉनसन ने। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा सीखने वालों में स्मृति को तेज बनाता है, पुरानी अधिगम से नए अधिगम को निषेधित करता है, एक दिशा रूप में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है, या फिर नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा क्या होती है इसमें? तो देखिए, इसमें नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का है वो क्या करता है? सृजन करता है। तो आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने 19वां, वुडवर्थ के अनुसार अभिप्रेरणा में क्या शामिल है? केवल पुरस्कार, दंड, या फिर उद्देश्य प्लस व्यवहार को बनाए रखना, या फिर केवल स्मृति। वुडवर्थ के अनुसार अभिप्रेरणा में क्या शामिल है? इसमें आपके उद्देश्य प्लस व्यवहार को बनाए रखना दोनों ही शामिल होता है। तो आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है कि यंग के अनुसार अभिप्रेरणा का कार्य क्या है? यानी जो मनोवैज्ञानिक यंग है उसके अनुसार अभिप्रेरणा का कार्य क्या है? कार्य को रोकना, कार्य को आरंभ करना, दिशा देना और गति बनाए रखना, केवल डर पैदा करना, या फिर केवल आराम देना। यंग के अनुसार अभिप्रेरणा का कार्य क्या है? तो है कार्य को आरंभ करना, दिशा देना और गति बनाए रखना। तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न है, गिलफोर्ड के अनुसार अभिप्रेरणा किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है बाह्य उत्तेजना को, कार्य को आरंभ कर उसे निरंतर बनाए रखने वाली विशेष आंतरिक दशा को, केवल बुद्धि को, या फिर केवल भावना को। गिलफोर्ड के अनुसार अभिप्रेरणा किसे कहते हैं? वो कहते हैं कार्य को आरंभ कर उसे निरंतर बनाए रखने वाली विशेष आंतरिक दशा को क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा कहते हैं। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, मैकडोनाल्ड के अनुसार अभिप्रेरणा किस प्रकार की जागृति है? मैकडोनाल्ड के अनुसार अभिप्रेरणा किस प्रकार की जागृति है? केवल शारीरिक है, भावात्मक जागृति, पुनरावृत्ति द्वारा प्रतिक्रिया उत्पन्न करने वाली है, केवल सामाजिक है, केवल आर्थिक है। मैकडोनाल्ड के अनुसार अभिप्रेरणा किस प्रकार की जागृति है? तो मैकडोनाल्ड के अनुसार अभिप्रेरणा है वो भावात्मक जागृति व पुनरावृत्ति द्वारा प्रतिक्रिया उत्पन्न करने वाली क्या है? जागृति मानी जाती है। तो आपका बी ऑप्शन है वो यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है, किसी क्रिया को उत्तेजित करने, जारी रखने, अपेक्षित लक्ष्य तक पहुंचाने की एक विशेष शक्ति अभिप्रेरणा कहता है, एक कथन किसका है? किसी कार्य को उत्तेजित करने और जारी रखने, अपेक्षित लक्ष्य तक पहुंचाने की एक विशेष शक्ति को अभिप्रेरणा कहते हैं। ये कथन किसका है? गुड का है, मैकडोनाल्ड का है, गिलफोर्ड का है, हिलगार्ड का है। किसने कहा था ये कथन कहा था? आपका गुड ने। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, अभिप्रेरणा के शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशा है और जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है, ये कथन किसने कहा था? ये कथन आपका मैकडोनाल्ड ने कहा था। आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। ठीक है, ये आपका रिपीट क्वेश्चन है, आपको इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, थॉमसन के अनुसार
अभिप्रेरणा किन कारकों को प्रभावित करती है? पहला ऑप्शन है अभिवृत्ति, रुचि, प्रोत्साहन, आकांक्षाएं, कामनाएं, इच्छाएं, केवल स्मृति को, केवल बुद्धि को, केवल शारीरिक बल को। तो ऑप्शन के अनुसार अभिप्रेरणा किन कारकों को प्रभावित करती है? तो अभिवृत्ति को, रुचि को, प्रोत्साहन, आकांक्षाएं, कामनाएं और इच्छाएं सभी को क्या करती है? प्रभावित करती है। तो आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा वह अवस्था जो प्राणी को कार्य करने के लिए उत्तेजित करती है और उसे उत्साहित और निर्देशित करती है। कथन किसने कहा था? हिलगार्ड, एटकिंसन ने, स्किनर ने, गुड ने या फिर वुडवर्थ ने। तो ये कथन आपका कहा था हिलगार्ड और एटकिंसन ने। तो आपका एक ऑप्शन है क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाता है। चलिए 27वां प्रश्न है, ब्लेयर, जॉनसन और सिम्पसन के अनुसार अभिप्रेरणा क्या है? ब्लेयर, जॉनसन और सिम्पसन के अनुसार अभिप्रेरणा क्या है? बाह्य वातावरण की प्रक्रिया है, सीखने वाले की आंतरिक शक्तियां, आवश्यकताएं जो लक्ष्य की ओर निर्देशित होती है, या फिर केवल पुरस्कार या फिर केवल दंड है। तो ब्लेयर, जॉनसन और सिम्पसन के अनुसार अभिप्रेरणा क्या है? वह है सीखने वाले की आंतरिक शक्तियां, आवश्यकताएं जो लक्ष्य की ओर निर्देशित होती है। तो ये बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। चले अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है? बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण कौन सा है? पहला ऑप्शन उपलब्धि की आवश्यकता, चिंता, आकांक्षा स्तर या फिर पुरस्कार, है ना। बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण कौन सा इनमें से? वो है कौन सा है? बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है वो है पुरस्कार। ठीक है, तो आपका रखना डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, यदि व्यक्ति प्रेरणा प्राप्त करने हेतु कोई बाहरी लक्ष्य या पुरस्कार चाहता है तो वह किस प्रकार की प्रेरणा है? बाह्य प्रेरणा है, आंतरिक प्रेरणा है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं है। यदि कोई व्यक्ति होता है, यदि व्यक्ति प्रेरणा प्राप्त करने हेतु कोई बाहरी लक्ष्य या पुरस्कार चाहता है तो वो किस प्रकार की प्रेरणा मानी जाएगी? तो बाह्य प्रेरणा मानी जाएगी। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 30वां आप सभी के सामने, सोनिया एक डे केयर सेंटर में काम करती है। ठीक है, उसे काम की छुट्टी चाहिए पर बच्चों के साथ रहना पसंद करती है। उच्च वेतन वाली नौकरी से लाभ होने के बावजूद छोड़ना नहीं चाहती। ये प्रेरणा किस प्रकार की लगती है? आंतरिक, बाह्य, दोनों या फिर कोई नहीं? बताइए। तो ये आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा मानी जाएगी। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए 31वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आंतरिक अभिप्रेरक उदाहरण है? नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है वो आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? आकांक्षा स्तर, उपलब्धि की आवश्यकता, श्रम, संवेगों की आवश्यकता। तो वो आपका नहीं होगा। कौन सा श्रम है? वो नहीं होगा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाता है। चलिए 32वां प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगमकर्ता की आकांक्षा स्तर से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होता है? यानी कौन सा कारक है वो अधिगमकर्ता की आकांक्षा स्तर से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होता है? अभिक्षमता, अभिवृत्ति, आंतरिक अभिप्रेरणा या फिर अभिरुचि। तो हो जाएगा आपका आंतरिक अभिप्रेरणा। तो सी ऑप्शन यहाँ पर भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी एक कोर्स के परीक्षण में अच्छे ग्रेड प्राप्त के लिए क्योंकि उसे लगता है कि अध्यापक खुश होगा। ये उदाहरण किसका है? एक विद्यार्थी होता है, वो एक कोर्स के परीक्षण में अच्छे ग्रेड प्राप्ति करने के लिए क्या करता है? प्रयत्न करता है, नहीं कोशिश करता है, क्योंकि उसे लगता है कि अध्यापक खुश होगा। ये उदाहरण किसका है? उच्च सृजनात्मकता का, अच्छी आदत का, उच्च बुद्धि का या फिर बाह्य अभिप्रेरणा का। ठीक है, तो ये उदाहरण आपका कौन सा माना जाएगा? बाह्य अभिप्रेरणा का माना जाएगा। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाता है। चलिए 34वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है एक कहानी में पुस्तक पढ़ना, क्योंकि कहानी पढ़ने में आनंद आता है। एक पुस्तक पढ़ना क्योंकि उसमें से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। एक पुस्तक पढ़ना क्योंकि इसमें आपको पुरस्कार मिलेगा। एक पुस्तक पढ़ना क्योंकि इससे आपको क्या होगा? आपके पिता है वो क्या करेंगे? खुश होंगे। इनमें से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण माना जाएगा? तो आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण एक कहानी में पुस्तक पढ़ना, क्योंकि कहानी पढ़ने में क्या आता है? आनंद आता है। तो आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 35वां प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्न में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का सबसे अच्छा उदाहरण है? पहला ऑप्शन है सपना शिक्षक प्रसन्न रहे इसलिए पढ़ रही है। क्या है कि सपना है वो क्यों पढ़ रही है? ताकि शिक्षक है वो प्रसन्न रहे। मानव अच्छे अंक के लिए मेहनत कर रहा है। ऋतु अच्छे अंक लाने के लिए मेहनत कर रही है क्योंकि वह पढ़कर आनंद महसूस करती है। ऋतु अच्छे अंक लाने के लिए मेहनत कर रही है क्योंकि पिता ने नई साइकिल देने का वादा किया है। इनमें से आंतरिक अभिप्रेरणा कहाँ पर हो रही है? तो ऋतु अच्छे अंक लाने के लिए मेहनत कर रही है क्योंकि वह पढ़कर आनंद महसूस करती है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 36वां प्रश्न है,
बाह्य अभिप्रेरणा में व्यक्ति कार्य करता है क्योंकि उसे काम में आनंद आता है, उसे पुरस्कार, प्रशंसा या डर का कारण होता है, उसकी रुचि होती है, जिज्ञासा होती है। तो बाह्य अभिप्रेरणा में व्यक्ति कार्य करता है क्यों? क्योंकि उससे क्या होता है, उसे पुरस्कार, प्रशंसा या डर का कारण है वो बना होता है। तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न आप सभी के सामने है। आंतरिक अभिप्रेरणा में मुख्य कारण होता है पुरस्कार, दंड, रुचि, आनंद, जिज्ञासा या फिर प्रतियोगिता। आंतरिक अभिप्रेरणा में इनमें से मुख्य कारण क्या होगा, वो होगा आपका रुचि, आनंद और जिज्ञासा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 38वां प्रश्न आप सभी के सामने है। जो छात्र केवल पुरस्कार के लिए पढ़ता है वह किस प्रेरणा से संचालित है? यानी जो छात्र होता है वो केवल पुरस्कार के लिए पढ़ता है तो वह किस प्रेरणा से संचालित है? आंतरिक से है, बाह्य से है, मिश्रित से है या लक्ष्यहीन से है? बताइए। तो वो हो जाएगा आपकी बाह्य अभिप्रेरणा। तो आपको याद रखना है बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, एक छात्र बोर्ड परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है, उसके पिता ने उसे अच्छे अंक लाने पर मोटरसाइकिल देने का वादा किया। इसका अर्थ क्या है? ये आंतरिक अभिप्रेरणा होती है, बाह्य अभिप्रेरणा होती है, गणितीय अभिप्रेरणा है या फिर आंतरिक तथा बाह्य दोनों है? बताइए। तो यहाँ पर कौन सी अभिप्रेरणा हो रही है? वो हो रही है बाह्य अभिप्रेरणा हो रही है। तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 44वां प्रश्न आप सभी के सामने है। निम्नलिखित में से उस व्यवहार का चयन कीजिए जो आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाता है। पहला ऑप्शन है वंदना अच्छे अंक लाने के लिए पढ़ रही है ताकि माता पिता से उपहार मिले। अमनी गृह कार्य इसलिए करती है क्योंकि उसे पूरा टीवी देखना है। इला पुस्तकें पढ़ती है क्योंकि वह प्रसिद्ध होना चाहती है। मेगा परियोजना के लिए जानकारी खोज कर रही है क्योंकि उसे नई जानकारी पाने में क्या है, रुचि है। यहाँ पर आपको बताना है कि आंतरिक अभिप्रेरणा कहाँ हो रही है। वो हो रही है आपकी कहाँ पर हो रही है? मेगा परियोजना के लिए जानकारी खोज रही है क्योंकि उसे नई जानकारी पाने की क्या है, रुचि है। तो आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। एक अध्यापक को निम्न में से किस कथन से सहमत होना चाहिए? एक अध्यापक को निम्न में से किस कथन से सहमत होना चाहिए? पहला ऑप्शन है आंतरिक अभिप्रेरणा तब होती है जब छात्र बाह्य संतोषजनक परिणाम के लिए कार्य करते हैं, या फिर बाह्य अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। बाह्य पुरस्कारी सच्चे प्रेरक होते हैं। बाह्य पुरस्कार आंतरिक अभिप्रेरणा प्रदान करते हैं। बताइए, एक अध्यापक को किस कथन से सहमत होना चाहिए? तो बिल्कुल बाह्य अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। निम्न में कौन सा कथन वाद्य प्रेरक है? वाद्य का मतलब आपने बाह्य प्रेरक है ना, बाह्य प्रेरक है। कविता पाठ, गणित प्रश्न का हल करना, दौड़ में भाग लेना या फिर चित्र बनाना। यहाँ पर इनमें से वाद्य प्रेरक का मतलब होता है बाह्य प्रेरक। कौन सा कथन बाह्य प्रेरक है? इनमें से आपको एक उत्तर चुनना है। तो बिल्कुल इनमें से कौन सा हो जाएगा, सिर्फ क्या करना, दौड़ में भाग लेना। ये आपका तीसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, है ना। आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ एक ही होगा, दौड़ में भाग लेना। कौन सा बाह्य प्रेरक है? तो बाह्य प्रेरक होगा दौड़ में भाग लेना। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। सकारात्मक और नकारात्मक उत्तेजना या घटनाएं छात्र के व्यवहार को प्रेरित कर सकते हैं। कौन सा मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य इस तरह व्याख्या करता है? यानी सकारात्मक और नकारात्मक उत्तेजनाएं हैं या घटनाएं हैं जो छात्र के व्यवहार को प्रेरित कर सकते हैं। कौन सा मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य इस व्याख्या करता है, इस तरह की व्याख्या करता है? मानवतावादी, व्यवहार, संज्ञानात्मक या सामाजिक? इसमें जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा, वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका व्यवहार। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। अभिप्रेरणात्मक चक्र को सही क्रम में आपको सेट करना है, सही क्रम में बिठाना है। अभिप्रेरणात्मक चक्र का सही क्रम, पहला आवश्यकता, चालक, पुरस्कार, प्रोत्साहन। दूसरा है चालक, आवश्यकता, पुरस्कार, प्रोत्साहन, या फिर आवश्यकता, चालक, प्रोत्साहन या पुरस्कार, या फिर हो जाएगा आपका चालक, आवश्यकता, प्रोत्साहन या पुरस्कार। इनमें से अभिप्रेरणात्मक चक्र का सही क्रम कौन सा है उसका आपको चयन करना है। तो सही क्रम कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका आवश्यकता, फिर चालक, फिर प्रोत्साहन और फिर हो जाएगा पुरस्कार। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। अभिप्रेरण चक्र की अंतिम अवस्था क्या है? अभिप्रेरण चक्र की अंतिम अवस्था क्या है? चालक अवस्था, चालक अवस्था में कमी तथा लक्ष्य प्राप्ति पर व्यक्तिनिष्ठ संतोष और राहत की प्राप्ति, या फिर उपयुक्त लक्ष्य की प्राप्ति, या फिर क्रियाशील व्यवहार। अभिप्रेरण चक्र की अंतिम अवस्था क्या है? तो अभिप्रेरण चक्र की अंतिम अवस्था क्या है, वो है आपकी चालक अवस्था में कमी, लक्ष्य प्राप्ति पर व्यक्तिनिष्ठ संतोष और राहत की प्राप्ति। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है।
अभिप्रेरणा चक्र का सही क्रम आपको बताना है वापस, जिसमें आ जाएगा चालक, आवश्यकता है प्रेरणा, या फिर चालक प्रेरणा, या फिर आवश्यकता, या फिर प्रेरणा आवश्यकता है चालक, या फिर आवश्यकता चालक अंतर्नोद, या फिर प्रेरणा प्रेरणा। बताइए कौन सा हो जाएगा? तो आवश्यकता, चालक, चालक और अंतर्नोद और प्रेरणा। बिल्कुल, तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अभिप्रेरणा चक्र का घटक नहीं है? उपलब्धि, आवश्यकता, अंतर्नोद या फिर अभिक्षमता। कौन सा अभिप्रेरणा चक्र का घटक नहीं है? कौन सा नहीं है? तो उपलब्धि है वो इसका घटक है, वो नहीं माना जाता। तो आपका ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा चक्र के किस घटक के फलस्वरूप मनोवैज्ञानिक संतुलन की पुनः प्राप्ति होती है? यानी अभिप्रेरणा चक्र के किस घटक के फलस्वरूप मनोवैज्ञानिक संतुलन की पुनः प्राप्ति होती है? आवश्यकता, प्रलोभन, प्रेरक या फिर प्रोत्साहन, है ना? बताइए कौन सा हो जाएगा इसमें? प्रोत्साहन है वो क्या हो जाएगी? इससे मनोवैज्ञानिक संतुलन पुनः प्राप्ति होती है, वो तो हो जाएगा प्रोत्साहन। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा की प्रक्रिया का आरंभ होता है कहाँ से होता है? अभिप्रेरणा की प्रक्रिया का आरंभ होता है अभिप्रेरकों से, उद्दीपन से, आवश्यकताओं से या फिर चालकों से? तो है वो आवश्यकताओं से इसका क्या होता है? प्रारंभ होता है, आरंभ होता है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका आपको आंसर है वो कमेंट बॉक्स में देना है कि अभिप्रेरणा चक्र का पहला चरण कौन सा है। ठीक है, लक्ष्य है, आवश्यकता है, पुरस्कार है या फिर संतुष्टि है। अभिप्रेरणा चक्र का पहला चरण कौन सा है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्लास कैसी लगी जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और नए वाले प्रश्न आपको यहाँ पर है वो करवाए जाएंगे। और अगले प्रश्न की क्लास आपको कल मिल जाएगी। तब तक के लिए खुश रहिए, अच्छे रहिए। जय जय राजस्थान, जय हिंद, वंदे मातरम।